Hello students, welcome to this video in class 10th and today's topic is types of solutions, that is the subtopics of the linear equations in class 10th. So in last time we already discussed about the three methods of solving the linear equations, and before I'll discuss about the graphical method. We should first of take the knowledge of types of the solutions, kind of solutions. Okay, कि लीनियर इक्वेशंस के कितने टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, फर्स्टली हम उनके बारे में जान लेते हैं आज. ओके, तो लेट अस सी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. ठीक है, तो अगर आपके पास लीनियर इक्वेशंस के अगर सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस. ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशंस का. क्या हम सिस्टम भी बोल देते हैं कि दो टाइप का सिस्टम होता है. एक्चुअली सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डील कर रहे हैं हम. मतलब दो इक्वेशन होंगी, हम उनको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इनका दो इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब है उनका कॉमन सॉल्यूशन आना. ओके, तो अगर कॉमन सॉल्यूशन है तो इसका मतलब एक सिस्टम जो होगा, जो सिस्टम किससे बनता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी दो इक्वेशन का जो सिस्टम है वो या तो कंसिस्टेंट रहेगा, कंसिस्टेंट, ठीक है, या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट. ठीक है, या तो कंसिस्टेंट रहेगा या इनकंसिस्टेंट रहेगा. ठीक है, देखिए कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सॉल्यूशन होना. ठीक है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जिसका सॉल्यूशन कुछ होगा ही नहीं, यानी नहीं होगा. ठीक है, तो इसमें अपने पास क्या है, दो केसेस और फर्दर आ जाते हैं कंसिस्टेंट में. ठीक है, कि इसमें आपके पास सॉल्यूशन होंगे और इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब नो सॉल्यूशन होगा. इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन ही नहीं है. ठीक है, कंसिस्टेंट में होगा सॉल्यूशन. ठीक है, अब सॉल्यूशन भी दो तरह का हो सकता है, या तो हो सकता है यूनिक, यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, या हो सकता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. ओके, देखो यूनिक का मतलब है केवल एक, ओनली वन. ठीक है, यूनिक का मतलब है वन सॉल्यूशन. ठीक है, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा इस टाइम. और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, जैसे इनफाइनाइट का मतलब होता है बहुत सारे सॉल्यूशन, मतलब एक नहीं मैनी सॉल्यूशन. ठीक है, मतलब यहाँ एक और यहाँ अनेक. ठीक है, तो कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट तब होगा या तो एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा हो. ठीक है, तो दोनों केसेस में जब सिस्टम यानी लीनियर इक्वेशन जब दे रखी होगी आपके पास, जैसे आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जैसे a1 b1 c1 बोल देते हैं, और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू जीरो. ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, ये एक पेयर है, तो ये पूरा एक क्या बन गया, सिस्टम. इसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन. ठीक है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, इसमें एक पेयर है, तो वो पेयर जो होगा या तो वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा. ये तो सीधी सी बात है, क्योंकि सोल्यूशन जो टाइप है वो इन्हीं दोनों में से एक होते हैं. लेकिन जब कंसिस्टेंट होगा तो उसके केसेस में दो हो सकते हैं, या तो एक ही सोल्यूशन हो, ओनली यूनिक, यूनिक मतलब उसके अलावा कोई और सोल्यूशन होगा ही नहीं. और इनफाइनाइट के केसेस में, इनफाइनाइट केसेस में मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन, मल्टीपल सॉल्यूशन होना. ठीक है, तो एक हो चाहे अनेक हो लेकिन सॉल्यूशन है. ठीक है, लेकिन इनकंसिस्टेंट में क्या होगा, सॉल्यूशन ही नहीं होगा, मतलब एक भी नहीं होगा. ठीक है, एक और अनेक यानी सॉल्यूशन है तभी तो होंगे ना, और जब सॉल्यूशन होगा ही नहीं तो उस केसेस में हम बात करेंगे, और इस केसेस में सिर्फ क्या आता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एट ऑल. ठीक है, तो तीन ही केसेस बनते हैं, या यूनिक सॉल्यूशन होता है, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, या नो सॉल्यूशन होता है. लेकिन ध्यान रखिएगा
कि कई बार क्या होता है आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपके पास लीनियर इक्वेशंस होंगी और आपके पास ये पूछा होगा कि चेक वेदर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट या सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आपको कैसे लीनियर इक्वेशंस को चेक करके, यानी इक्वेशन से ही चेक करके आप बता सकते हैं कि यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सोल्यूशन है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि ग्राफिकल मेथड को हमें करना है, यानी ग्राफ बनाना है। लेकिन आपने क्लास 9th में भी आपने ये चीज़ें की है कि ग्राफ जो लीनियर इक्वेशन का आपने बनाया है, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, ठीक है। आप जानते हैं हर इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन अगर आप लिखेंगे लीनियर इक्वेशन तो उसका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, यानी एक लाइन होता है। जैसे ये है तो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन आ सकता है, जिसको हम जैसे सपोज हम लिख देते हैं x + 2y = 8, ठीक है। तो ये इक्वेशन एक क्या देगी आपको, एक लाइन देगी, ठीक है। तो लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पेयर का मतलब है दो इक्वेशंस होंगी। तो अगर दो इक्वेशन है तो उनका ग्राफ में क्या होगा, 2 लाइन्स आएंगी। क्या आएगा, 2 लाइन्स, ऑलवेज 2 लाइन्स आएंगी, क्योंकि दो इक्वेशन है तो अलग अलग लाइन्स आएंगी। तो अब वो ग्राफ जो होगा, या तो क्या होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब यूनिक सोल्यूशन के केसेस में, यानी कंसिस्टेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन कब होगा, जब उनका जो ग्राफ होगा, जैसे एक इक्वेशन, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, यानी दोनों लाइन कहीं एक पॉइंट पे कटेगी, यानी एक कॉमन पॉइंट पे कहीं इंटरसेक्ट होगी, ओनली वन पॉइंट पे, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि जब जहां पे दो लाइन अगर क्रॉस करती है, यानी पॉइंट क्रॉस करेगा, तो ये जो पॉइंट होगा कॉमन पॉइंट, वही कॉमन पॉइंट जो होता है वो सोल्यूशन होता है इक्वेशन का, क्योंकि इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा ये वाला पॉइंट। तो इसलिए ये पॉइंट जो है वो इन दोनों का सोल्यूशन है, यानी कॉमन सोल्यूशन है। तो इसीलिए एक सोल्यूशन कब आएगा, जब आपके पास इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा, यानी दोनों लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो इंटरसेक्ट जब करेगी तो एक पॉइंट पे करेगी, जितने पॉइंट कॉमन होंगे उतने ही सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक ही पॉइंट है तो इसलिए कितना हुआ, 1 सॉल्यूशन ओनली, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनफाइनाइट में। अब इनफाइनाइट की बात अगर हम करें तो इनफाइनाइट में जैसे सपोज एक लाइन ये आ गई, ठीक है, और दूसरी लाइन का ग्राफ, यानी जो लाइन, एक लाइन का आपने ग्राफ बनाया और सेकंड लाइन का ग्राफ बनाया, तो भी उसी लाइन के ऊपर ही आ गया, मतलब सेम लाइन पे ही सेकंड लाइन भी बन गई, ठीक है। तो इसका मतलब एक लाइन के ऊपर ही सेकंड लाइन आ गई, तो इसका मतलब जो इस लाइन के पॉइंट्स थे, सारे पॉइंट्स थे, वो दूसरी लाइन के भी पॉइंट्स हुए। तो इसका मतलब हर पॉइंट, यानी एवरी पॉइंट इज द कॉमन पॉइंट फॉर द ऑल बोथ इक्वेशंस, है ना। दोनों इक्वेशंस के लिए जो क्या होगा, वो जो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो फर्स्ट लाइन पे भी आएंगे और सेकंड लाइन पे भी आएंगे, यानी एक से ज्यादा कॉमन पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और एक से ज्यादा कितने हुए, हमें पता है एक लाइन के अंदर कितने इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो एवरी पॉइंट इज द सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट, अब कितने पॉइंट गिनाएंगे भैया, हर पॉइंट जो है वो फर्स्ट लाइन पे भी और सेकंड लाइन, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन जब आ जाती है तो उस केसेस में कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। क्यों, क्योंकि हर पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, सॉल्यूशन होगा दोनों का, क्योंकि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी अगर लेट गई तो इसका मतलब क्या हुआ, हर पॉइंट जो होगा वो दोनों का कॉमन होगा, ठीक है। जो पॉइंट पहली लाइन पे होगा वो दूसरी लाइन पे भी होगा, तो इसलिए हर पॉइंट जो होगा वो सॉल्यूशन होगा। इस केसेस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, समझे ना बात। यानी एक पॉइंट पे अगर एक कॉमन पॉइंट हो दो लाइन का तो एक सॉल्यूशन, और एक से ज्यादा बहुत सारे इनफाइनाइट, ठीक है, क्योंकि हम जानते ही नहीं कितने पॉइंट्स होते हैं एक लाइन पे, ठीक है। तो इसीलिए हर पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन है, इसलिए कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, समझे। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने आपको ये बताया, देखिए चेक करो कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है। अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट कब होगा, ठीक है, जब या तो एक सॉल्यूशन होगा या एक से ज्यादा होंगे, नहीं उसका ग्राफ या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा, एक लाइन के ऊपर ही सेकेंड लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकंसिस्टेंट की। तो इनकंसिस्टेंट में क्या होगा बेटा,
मैंने कहा ना कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और जब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब उसका ग्राफ कैसा होगा, उसका ग्राफ देखिए कैसे होगा, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक लाइन सपोज ऐसे आ गई, ठीक है, और सेकंड लाइन उसके पैरेलल आ गई, सेकंड लाइन क्या आ गई, पैरेलल आ गई। तो मुझे बताइए क्योंकि आपने पैरेलल लाइंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काफ़ी छोटी क्लासेस से आप पैरेलल लाइन का कंसेप्ट पढ़ रहे हो। तो पैरेलल लाइन क्या होती है, जो पॉइंट्स इस लाइन के अंदर होंगे वो सेकंड लाइन पे नहीं आएंगे कभी भी, और जो इसमें होंगे वो उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी आपस में कभी इंटरसेक्ट करेगी ही नहीं, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग भी बोल सकते हैं इनको, यानी पैरेलल को क्या बोलते हैं हम, नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, यानी पैरेलल्स होती है, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा, ठीक है। इसका इंटरसेक्टिंग बना, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। इसका कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसाइड कर जाए, ठीक है, एक लाइन के ऊपर सेकंड लाइन, तो कोइंसिडेंट ग्राफ बनेगा, इसका इंटरसेक्टिंग बनेगा और इसका पैरेलल बनेगा, ठीक है। तो जब पैरेलल है तो पैरेलल के केसेस में कोई सोल्यूशन आएगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों का देखिए सोल्यूशन क्या होता है, दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट को हम सोल्यूशन बोलते हैं। तो जब कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है तो पैरेलल लाइन के बीच में, तो सोल्यूशन की बात ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए एक ऐसा सॉल्यूशन होगा सॉरी, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो जब नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन आएगी तब हम सिस्टम को बोलेंगे कि ये सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। ये तो बात आई कि बेसिकली मैंने आपको बताया कि ग्राफिकल तरीके से आप किस तरह से आप बता सकते हैं कि अगर इंटरसेक्टिंग ग्राफ है तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन होगा। अगर कोइंसिडेंट ग्राफ आया तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, और पैरेलल ग्राफ आया तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन है। लेकिन बिना ग्राफ बनाए भी इक्वेशन को चेक करके आप ये बता सकते हो कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये बात हम सीखते हैं अभी, ये देखते हैं कैसे। तो चेक करते हैं। अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मैंने अभी बताया आपको कि कंसिस्टेंट के अंदर क्या होता है, यूनिक होता है या इनफाइनाइट मैनी होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोफिशिएंट से बात करते हैं। जैसे हमने अभी अभी बात की थी कि लीनियर इक्वेशंस में, जैसे लीनियर इक्वेशंस जो होती थी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कोई भी होगा सपोज आपके पास। तो अगर आपके पास देखिए यूनिक को चेक करना है तो यूनिक के केसेस में कंडीशन होती है। यूनिक के केसेस में क्या होता है, ये इन दोनों का जो रेशो होता है, मतलब a1 और a2 का, मतलब x के कोफिशिएंट्स, जो दोनों के x के कोफिशिएंट का रेशो होगा और जो y के कोफिशिएंट का रेशो होगा वो कभी भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। किसके केसेस में, यूनिक के केसेस में। यूनिक के केसेस में हमेशा ये होता है a1 डिवाइड बाई a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये इसके लिए कंडीशन है, ठीक है। अब कैसे चेक कर सकते हैं, आप बताएंगे कि हम इक्वेशन से कैसे बताएंगे कि ये यूनिक सोल्यूशन है। तो देखिए कैसे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है सपोज, ठीक है, और यहाँ है 3x माइनस 7y इक्वल टू 8 है। तो आपको देखिए इक्वेशन से ही पता चल जाएगा कि ये यूनिक है। कैसे है यूनिक, देखिए इन दोनों का जो रेशो है वो क्या आएगा, 2/3। a1 अपॉन a2 क्या है बेटा, 2/3 आएगा, 2 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे क्या आएगा 3 डिवाइड बाई -7, ठीक है। क्या ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है ना, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हम कोफिशिएंट्स को देख के ही उनका रेशो चेक कर सकते हैं बेटा, इन दोनों को डिवाइड करके और इन दोनों को डिवाइड करके सेम अगर नहीं आया, सेम नहीं आया, ध्यान रखना, a1 अपॉन a2 यानी x के जो कोफिशिएंट्स है उनको डिवाइड करके और y के कोफिशिएंट्स को डिवाइड करके अगर सेम नहीं आया तो इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। समझे, बहुत आसान चीज हो गई।
तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर कैसे चेक करेंगे कि ये यूनिक है, इनफाइनाइट है, ये इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन है। ठीक है, तो सिंपल काम क्या करना, मैंने देखिए इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, अपनी मर्जी से कोई भी इक्वेशन आप लिख दीजिए और चेक करिए कि इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो जो है क्या वो इक्वल है या नहीं है। तो ध्यान रखना, साइन का भी ध्यान रखना, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रेशो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है तो रेशो नेगेटिव ही आएगा। तो हो सकता है वैल्यू में सेम है, लेकिन अगर नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन आएगा तब भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, रेशो का मतलब ये होता है साइन को भी कोफिशिएंट्स तो प्लस माइनस के साथ दोनों ही होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इनफाइनाइट के चेक करते हैं, इनफाइनाइट के लिए क्या कंडीशन होती है। देखिए इनफाइनाइट में आपके पास क्या होगा, ये जो a1/a2 b1/b2 और c1/c2 जो होंगे वो तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, a1/a2 b1/b2 इक्वल टू c1/c2 ये। ठीक है, आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, उसको कुछ टाइम मल्टीप्लाई करूंगा और दूसरी लिख दूंगा। जैसे मैं लिखा x + 3y इक्वल टू 8 या -7 इक्वल टू 0 है, ये मैं लिख दिया। दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूँ, सब इसी इक्वेशन को, जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है तो मैं इसी फर्स्ट इक्वेशन को ही मैं 3 से सपोज मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 टाइम्स 2 टाइम्स 7 टाइम्स, क्योंकि ऐसा करूंगा तो क्या होगा, सेम सबका रेशो सेम ही रहेगा। ठीक है, देखिए कैसे, मैं 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3x हो जाएगा, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9y हो जाएगा और 7 3 जा क्या हो जाएगा 21 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन में आप चेक करेंगे कि क्या ऐसा है या नहीं है। चेक करते हैं, देखिए a1/a2 क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, x का कोफिशिएंट तो क्या है इस टाइम 1 है, तो इसलिए 1/3 आ गया। a1/a2 क्या आ गया 1/3। फिर b1/b2, b1/b2 क्या आया 3/9, और 3/9 देखिए ये दोनों इक्वल है, नंबर से ध्यान नहीं रखना आप, ये देखिए 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो ये क्या है ऑलरेडी 1/3 ही है, तो डिवाइड करके चेक कर लेना, ये भी 1/3 है। उसके बाद c1/c2 -7/-21। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया और 7 1 जा 7 7 3 जा 21, तो क्या आ गया 1/3। तो देखिए ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3, तो इसका मतलब इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो क्या आ गया, इक्वल आ गया। और जब ऐसा केसेस हो, ठीक है, और ये ऐसा कब होगा, जब एक इक्वेशन के कुछ टाइम्स अगर 2 टाइम्स 3 टाइम्स हाफ टाइम्स 7 टाइम्स n टाइम्स किसी भी टाइम्स के मल्टीप्लाई करने पर दूसरी इक्वेशन हो, यानी सेम मल्टीपल, ठीक है, k टाइम्स, ठीक है, दूसरी इक्वेशन आ जाए, तो उस केसेस में हमेशा मतलब प्रोपोर्शनल हो जाएगी, दोनों दोनों जो कॉफिशिएंट्स होंगे x के y के और जो कांस्टेंट टर्म होंगी उनके रेशो जो होंगे वो इक्वल रहेंगे, यानी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, तो उस केसेस में इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होगा। समझ में आई बात। अब कैसे चेक कर सकते हैं, इक्वेशन को इस तरह से चेक करना, a1/a2 का रेशो निकाल लो, b1/b2 को निकाल लो, c1/c2 चेक करो कि इक्वल है या नहीं है। इक्वल आए तो इनफाइनाइट, नहीं आए तो नहीं होगा। तो मतलब इन पहले ही दो अगर इक्वल नहीं होते तो हम बोल देते यूनिक, और तीनों इक्वल हैं तो क्या होंगे इनफाइनाइट। अब एक और देख लेते हैं नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन में क्या होगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये वाली केस, इस वाले केसेस में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन से अलावा क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है, वही चीज होगी। यानी पहले दो रेशो इक्वल है लेकिन तीसरा उनके इक्वल नहीं है, तो उस केसेस में आपके पास इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन रहेगा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, पैरेलल लाइन आएगी इस केसेस में। और पैरेलल लाइन कैसे आएगी, देखिए आपके पास सपोज जैसे 3x + 2y इक्वल टू 8 है, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज 6x + 4y इक्वल टू 9 है, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। तो अब आप चेक करेंगे a1/a2 यहाँ पे क्या है 3/6। 3/6 क्या होता है बेटा, हाफ होता है ना, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, ठीक है। b1/b2 चेक कर लिए, b1/b2 क्या 2/4 है,
तो 2/4 क्या होता है, अगेन 1/2 होता है, 2 जा 4, ठीक है। और C1/C2 क्या आएगा यहाँ पे, देखिए C1 यहाँ पे क्या -8 होगा, इसको इधर लाएंगे ना तो कांस्टेंट टर्म इधर आएगी, तो -8 अपॉन इधर -9 आ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट टर्म जब इधर लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो माइनस माइनस कटेगा, लेकिन 8/9 रहेगा, 1/2 तो नहीं आया। लेकिन एक चीज तो आई कि ये दोनों तो इक्वल हैं, बट ये उसके इक्वल नहीं है, क्लियर। तो इसीलिए इन दोनों का रेशो यानी फर्स्ट टू जो है, जैसे x के कोफिशिएंट का रेशो और y के कोफिशिएंट का रेशो तो इक्वल आएगा, बट कांस्टेंट टर्म के रेशो के इक्वल नहीं आएगा। तो उस केसेस में हम बोलेंगे कि जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है, मतलब सॉल्यूशन जो होगा वो नो सॉल्यूशन होगा, और जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इक्वेशन का पैरेलल आएगा। देखिए बिना ग्राफ बनाए बता देंगे कि इसका ग्राफ कैसे आने वाला है, ठीक है। और किसको देख के, इक्वेशन को देख के, ठीक है। इक्वेशन को कैसे देखेंगे, देखिए अगर पहले दो का रेशो अगर इक्वल नहीं है, फिर से सुनो, पहले दो का रेशो यानी इसका इन दोनों, इसका रेशो और इसका रेशो वाई एक्स के कोफिशिएंट का और वाई के कोफिशिएंट का रेशो अगर इक्वल नहीं है, तो हमेशा ग्राफ इंटरसेक्टिंग आएगा, यानी यूनिक सोल्यूशन रहेगा। ग्राफ कैसा होगा, ऐसा वाला ग्राफ होगा, समझ में आई बात। यानी दो लाइन जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो हमेशा क्या आएगी, इंटरसेक्टिंग, मतलब पहले व्यू तो पता चल जाएगा, यानी ग्राफ में यानी एक पॉइंट पे कटेगा। अगर कोई गलती भी हो गई ग्राफ बनाने में तो पहले ही पता चल जाएगा कि यार इसका तो इंटरसेक्टिंग आना चाहिए, बट आया नहीं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो चेक कर सकते हैं। इसीलिए ऐसा केसेस इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में मैंने कहा था कोइंसिडेंट ग्राफ आएगा, मतलब कैसा आएगा, एक लाइन के ऊपर ही सेकेंड लाइन आ जाएगी। एक लाइन का ग्राफ बनाओगे फिर दूसरी का बनाओगे तो उसी के ऊपर सारे पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो अब उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट ग्राफ, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल, ठीक है। तो ग्राफ के हिसाब से भी हमने क्लासिफाई कर दिया, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसको, इक्वेशन को हम बोलते हैं सिस्टम, है ना। दो इक्वेशन होती है इसलिए बोलते हैं सिस्टम, जो होगा आइदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट होगा तो मैंने कहा या तो एक सोल्यूशन होगा या एक से ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, यानी ग्राफ पैरेलल होगा, ठीक है। और उसके लिए मैंने आपको बता दिया, इक्वेशन को पहचान के भी आप बता सकते हैं कि सिस्टम जो है वो कैसा है। अब हम रेंडमली एक क्वेश्चन करते हैं और उसमें बता देंगे कि सिस्टम जो है वो सोल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो चेक कर लेंगे, ठीक है। चेक करते हैं इनमें से कौन सा होगा। एक क्वेश्चन में रैंडमली लिखता हूं, है ना, चेक वेदर द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है। या कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी पूछ सकता है आपके पास, या भी पूछ सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या यूनिक सॉल्यूशन है, कैसा भी पूछ सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया, कंडीशन आपको चेक करनी है सॉल्यूशन में, ठीक है। सपोज आपके पास इक्वेशन दे रखी है 6 3x - 9y + 8 = 0, ठीक है, और 7x + 2y = 2 या -2 = 0, ठीक है। तो आपने अब तक डिसाइड कर लिया होगा कि इसके कैसे सॉल्यूशन होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रेशो चेक करना है। देखिए A1/A2 क्या है बेटा, 3/7, बहुत सिंपल है, ठीक है। B1/B2 क्या आया, आपको रेशो निकालना है, -9/2, ठीक है। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, अरे ये आगे नहीं कटता, ये आगे नहीं कटता, लेकिन दोनों इक्वल भी नहीं है, तो ऐसा कब होता है, A1/A2 जब B1/B2 के इक्वल जब नहीं हो तो कैसा होता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कंसिस्टेंट, बताया था ना। तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे भाई, इतना लिख दिया तो हम लिख देंगे सिंस A1/A2 does not equal to B1/B2, therefore given system is consistent, ठीक है।
इस तरह से देखिए क्वेश्चंस जो है आपके पास बुक में भी मिल जाएंगे, एनसीईआरटी बुक के अंदर भी ऐसा पूछा हुआ है एक एक्सरसाइज के अंदर कि वेदर द सिस्टम इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अगर आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट मतलब यूनिक रहेगा या इनफाइनाइट रहेगा या नो सोल्यूशन है, तो आप इसमें इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का रेशो लेके, ठीक है। और उसके अलावा आप बहुत सारे क्वेश्चंस अपने से भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना अभी इक्वेशन तो खुद भी बना सकते हो आप। सॉरी, आपको चेक क्या करना है इसमें, आपको चेक यही करना है कोफिशिएंट्स का रेशो और कांस्टेंट टर्म का रेशो, ठीक है। तो मैंने लास्टली आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन में मैंने आपको बताया कि क्या होगा, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, और इस केसेस में आपके पास ग्राफ जो होगा वो कैसा रहेगा, इंटरसेक्टिंग रहेगा। कैसा रहेगा बेटा, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। दूसरा मैंने कहा इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन में मैंने आपको बताया इन तीनों का रेशो जो होगा वो क्या होगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और इस केसेस में आपके पास ग्राफ जो होगा वो क्या होगा, कोइंसिडेंट ग्राफ होगा, ठीक है। और थर्ड लाइन में आपके पास जो होगा वो नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के केसेस में पहले दो रेशो जो होंगे वो इक्वल होंगे, बट थर्ड वाला जो रेशो होगा वो इक्वल नहीं रहेगा, अनइक्वल होगा इन दोनों से। तो इस केसेस में जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, आपके पास पैरेलल ग्राफ आएगा, यानी नॉन इंटरसेक्टिंग। समझे या नहीं? तो ये चीजें हैं, आप इनको रेशियो का कंडीशंस बोलते हैं, इसको कंडीशन जब चेक करते हैं तो इस तरह के आपको कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी चेक करनी हो तो भी आप इससे कर सकते हो। आपको ये बताना है कि इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या पैरेलल होगा, तो भी आप इनसे चेक कर सकते हैं। तो ऐसी एक पूरी एक्सरसाइज है, उसको आप कर लीजिए। शायद मेरे ख्याल से 3.3 या 3.4 में, 3.3 या 3.2 में आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो उसमें आप ये चीज़ चेक कर लीजिएगा, ठीक है, और उनको सॉल्व कर देना। मेरा मकसद ये था कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है और कैसे इसको फाइंड आउट किया जाता है। क्लियर? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये चीज़ क्वेरी थी कि वो एल्जेब्रिक सारे जितने भी सॉल्यूशंस के मेथड्स थे वो तो कर लिए, बट एक शायद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले में एक्सरसाइज में था ये लिखा हुआ कि ये इंटरसेक्टिंग है, यूनिक है या इनफाइनाइट है, तो और यूनिक हो तो आगे सॉल्व करें। तो यूनिक होगा तभी सॉल्व होगा ना, उसका एक सोल्यूशन तभी आएगा, अदरवाइज क्या होगा, इनफाइनाइट होंगे तो उस टाइम आप सोल्यूशन नहीं निकाल सकते और नो में तो निकलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इट मीन्स आपके पास कंसिस्टेंट और यूनिक के केसेस में ही आपके पास आप सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन को, यानी एक सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी तक आप एक्स और वाई की जो वैल्यू निकाल रहे थे, एक सोल्यूशन निकाल रहे थे, वो सारे केसेस कौन से थे, यूनिक केसेस थे, ठीक है। तो बट आपके पास और भी केसेस आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट के अलावा, है ना, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस को लेके आऊँगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के या फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर द गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट या इनफाइनाइट गिवन होगा, ठीक है। तो इसका टाइप 2 जो है क्वेश्चंस जो है, टाइप 1 में तो मैंने कहा सिंपल 1 क्वेश्चंस होंगे कि जिस तरह से इक्वेशन दे रखी होगी, सिस्टम दे रखा होगा, आपको पूछा होगा कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन जो होंगे यूनिक होंगे, इनफाइनाइट होंगे या नो सोल्यूशन होंगे, ये आपसे पूछा होगा। तो वो तो कैसे बताना है वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बट उसका सेकेंड टाइप जो होगा उसमें अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे कि के की वैल्यू फाइंड करने, अननोन वेरिएबल जो होगा वो पूछा जाएगा उसमें। तो उसको हम कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इस चीज़ को एक अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।